यह कहानी है तीन दोस्तों की जिनके नाम शुभ मानव और विमान थे। शुभ मानव और विमान बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों की दोस्ती पूरे अहमदाबाद में फेमस थी। तीनों एक स्कूल में पढ़े थे और अब कॉलेज भी सब साथ में कर रहे थे। तीनों को ही एडवेंचर करने का बड़ा शौक था। कॉलेज में तीनों कोई ना कोई शैतानी भी करते रहते थे, लेकिन पढ़ाई में भी तीनों के ग्रेड बहुत अच्छे थे। इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। तीनों कॉलेज जाने के लिए हमेशा एक साइड रहते थे और उसे दिन तो तीनों और भी ज्यादा एक साइड थे, क्योंकि उनके कॉलेज में उनके प्रोफेसर सबको अलग अलग ग्रुप में बैठकर कुछ एक्टिविटी करने के लिए देने वाले थे। बस एक ही चिंता उन्हें सताए जा रही थी कि कहानी इस बार वह अलग अलग ग्रुप में ना बाढ़। विवान और मानव, अगर प्रोफेसर ने हमें अलग कर दिया तो हमें तो दूसरों के साथ रहकर टास्क पूरा करना पड़ेगा। इस पर मानव बोला, अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, हम सब एक ही ग्रुप में होंगे और अगर नहीं हुए तो प्रोफेसर से कह देंगे कि हमें एक ही ग्रुप में रखें। तो शुभ ने कहा, और अगर वो नहीं मान तो विमान ने कहा, अरे भाई तू फालतू में चिंता कर रहा है, प्रोफेसर मा जाएंगे, अभी जल्दी चल, कहानी क्लास के लिए लेट ना हो जाए, नहीं तो प्रोफेसर और गुस्सा करेगा। ऐसे ही बातें करते करते तीनों अपने क्लास में पहुंच जाते हैं, जहां प्रोफेसर पहले से मौजूद थे। प्रोफेसर क्लास को पढ़ना में इतने व्यस्त थे कि तीनों दोस्त चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गए और उन्हें पता भी नहीं चला। फिर प्रोफेसर क्लास की तरफ पलटे और कहा, आज मैं आप सबको कुछ टास्क देने वाला हूं। तारा को पूरा करने के लिए आपको 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा और उम्मीद है कि आप लोग इस टास्क को अच्छी तरह पूरा करेंगे। तो चलिए पहले मैं ग्रुप बना देता हूँ। इसके बाद प्रोफेसर सबको ग्रुप में डिवाइड करने लगे। शुभ, विवाह और मानव बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये तीनों एक ही ग्रुप में शामिल होते हैं और इन तीनों के अलावा इनके ग्रुप में अरुण नाम का एक लड़का आता है जो पढ़ाई में सबसे आगे था, लेकिन बहुत ज्यादा शर्मिला भी था। शुभ, मानव और विमान तीनों साथ होकर बहुत खुश थे। वहीं अरुण उनके साथ काफी नर्वस हो रहा था, क्योंकि वह लोग काफी शरारती थे। तो प्रोफेसर ने उसके बाद सबको टास्क देना शुरू किया। प्रोफेसर ने उन चारों को कहा, मानव, विवाद, शुभ और अरुण, तुम चारों भूत प्रेत के ऊपर स्टडी करोगे और यह बताओगे क्या इस तरह की चीज वाकई में होती है या नहीं। चारों लड़के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वह लोग यह कैसे करेंगे। कॉलेज से घर आते समय मानव कहता है, अरे यार, यह प्रोफेसर को और कोई टास्क नहीं मिला, भला यह भी कोई टास्क है। आजकल भूत प्रेत पर कौन विश्वास करता है। तो अरुण ने कहा, अरे हम कैसे पूरा करेंगे रिसर्च। तो विवान ने कहा, अरे तू तो कॉलेज का टॉपर है ना, तुझे तो पता ही होना चाहिए कि भूतों पर स्टडी कैसे होती है। तो अरुण ने कहा, अरे भाई मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो भूत पाटों की कहानियां से भी डर लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यह सब, और ऐसी बातें मुझे सुना भी नहीं पसंद। तो शोभा ने कहा, अच्छा फिर स्टडी कैसे करेगा। तो मानव ने कहा, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम करेंगे क्या, मेरे तो दादा दादी भी नहीं है। जीन्स में भूत प्रेत के बड़े में पूछ सुकून। तो विमान बोला, एक कम करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, चलो मेरे घर पर। इसके बाद सब लोग विवान के घर चले जाते हैं और इंटरनेट पर सर्च करते हैं। इंटरनेट पर उन लोगों को बहुत सारी ऐसी जगह के बारे में पता चला है जिन्हें हॉन्टेड बताया जाता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां जान के बाद कोई वापस नहीं आया, तो कई ऐसी जगह होती है जहां से आने के बाद इंसान की दिमाग की हालत खराब हो गई। तो विवाह ने कहा, यार इतनी सारी जगह है जहां डरावनी घटनाएं घटी है, लेकिन यह सच है या नहीं यह कैसे पता चलेगा। तो अरुण ने कहा, देख भाई, अब यह मत कहना कि हमें इन सब जगह पर जाकर देखना पड़ेगा। तो विवान ने कहा, अरे वह यह तो बहुत अच्छा
आइडिया है। वहां जाकर हम उन लोगों से इस बारे में पता कर सकते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स के साथ यह घटनाएं घटी है। तो मानव ने कहा, तुझे लगता यह सारी बातें सच होगी? तो सबने कहा, अरे नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता, यह सिर्फ एक अफवाह है, पक्का कोई लोगों के साथ मजाक करता होगा। तो अरुण ने कहा, देखो भाई, जो भी हो, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। तो विवाह ने कहा, ठीक है भाई, फिर मत जा, हम प्रोफेसर से बोल देंगे कि तूने इस प्रोजेक्ट में कोई कम नहीं किया, तेरे ग्रेड से गिर जाएंगे और भैया टॉप पर साहब कॉलेज में फेमस हो जाएंगे। अरुण डर जाता है और बोलना है, अरे नहीं नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? और क्या हर जगह जाकर देखना पड़ेगा? विमान ने कहा, नहीं, मैं सर्च करके बताता हूँ, आसपास कोई ऐसी जगह हो तो वही चलेंगे। फिर विमान वापस से इंटरनेट पर आसपास की जगह चेक करता है। फिर उसका इंटरेस्ट एक गांव में जाता है जिसका नाम रणकपुर था। विवाह 90 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। यहाँ लिखा है कि इस गांव में कई लोगों ने कोई अजीब सा सैया देखा है। कई लोग तो उसे गांव से वापस ही नहीं आ पे और कुछ लोग वापस आने के बाद पागल हो गए। यहाँ चले? तो सबने थोड़ा डरते हुए कहा, अगर हम भी पागल हो गए तो विवाह ने कहा, देख, अभी तो तूने कहा था कि तुझे इन सब बटन पर यकीन नहीं है, फिर क्या हुआ? अरे भाई चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, यह सब अफवाह ही होगी। तो मानव ने कहा, ठीक है भाई, चलते हैं, लेकिन कब चलना है? तो विमान ने कहा, देख भाई, इस कम के लिए अभी 2 हफ्ते है, तो हम अगले हफ्ते चलेंगे। सब लोग विमान की बात मान लेते हैं। फिर वह दिन भी जल्दी आ जाता है जब चारों को रणकपुर गांव के लिए निकालना था। चारों शाम को विमान के घर में रणकपुर के लिए निकाल जाते हैं। रास्ते में सब लोग इधर उधर की बातें करते हुए जा रहे थे। फिर अचानक सुख ने कहा, विवान, अगर वहां सच में भूत हुआ तो विवाह ने कहा, यार तू अभी भी उसे बात पर अटका हुआ है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है और यह हम साबित कर देंगे। अब धीरे धीरे अंधेरा चढ़ने लगा था और अभी भी रणकपुर पहुंचने में थोड़ा समय बाकी था। तो मानव ने कहा, यार भाई, बहुत भूख लगी है, कहानी कुछ का ले क्या? तो विवाह ने कहा, देख यार, हम गांव के इलाके में आ चुके हैं और यहाँ अब कोई होटल या रेस्टोरेंट तो मिलेगा नहीं, गांव जाकर ही कुछ हो सकता है। अब तो तभी मानव को एक छोटा सा ढाबा नजर आता है। वह अल में छोटी सी झोपड़ी थी। तो मानव ने कहा, वह देखो ढाबा, चलो वहां चलते हैं, मुझे अब और नहीं रुक जाएगा। तो अरुण ने कहा, हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो ना चलते हैं। तो विवान ने कहा, ठीक है चलो। फिर विवाह उसे ढाबे के पास अपनी कार रोकना है और सब लोग घर से निकालकर उसे ढाबे की तरफ जाते हैं। विवान ने कहा, यह ढाबा या कोई झोपड़ी या कुछ खाने को भी मिलेगा? तो मानव ने कहा, अरे अंदर तो चल कर देख भाई, तभी तो पता चलेगा। फिर सब लोग ढाबे के अंदर जाते हैं और विमान बाहर से उसे ढाबे को देखने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। फिर सुबह से आवाज देता है, विवान, अरे कहाँ रह गया? अंदर से और भी ज्यादा खराब थी, हर जगह धूल मिट्टी थी और कुर्सियां और टेबल भी टूटे थे। तो विवाह ने कहा, देखा यहाँ भी कुछ नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई है, 30 साल। विवाह और बाकी सब लोग पीछे मूर्त है और देखते हैं कि उनके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी जो कम से कम 70 या 80 साल की होगी। वह बूढ़ी औरत उनके पास आई है और कहती है, यह दावत 30 सालों से बैंड है। पहले कभी यह ढाबा बहुत चला करता था और आसपास के गांव का हर आदमी आते जाते ऐसी ढाबे में आया करता था। चारों दोस्त काफी है राम थे उसे देखकर। फिर अरुण ने कहा, तो अब क्यों माँ पढ़ाई यह ढाबा? तो बूढ़ी औरत ने और उनकी आंखों में देखा और कहा, अब यहाँ कोई नहीं आता, सबने यहाँ आना बैंड कर दिया और अब तो कभी कभी इंसान के शक्ल दिखती है,
इस रास्ते में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो मानव ने कहा, हम रणकपुर जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी और यह ढाबा देखा तो यहाँ आ गए, लेकिन यह तो बैंड पड़ा है। चलो दोस्तों हम चलते हैं। चारों दोस्तों वहां से जान ही वाले थे कि बुद्धि औरत ने गुस्से और डर में कहा, रणकपुर क्यों जा रहे हो, क्या कम है? वहां बुद्धि औरत की ऊंची आवाज सुनकर सब थोड़ा डर जाते हैं। तो विवान ने बोला, हमें कुछ कम है? वहां तो बुद्धि औरत ने गुस्से में कहा, क्या कम है? वहां पर मानव ने कहा, अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तो बुद्धि औरत ने कहा, तुम्हें पता है और तुम लोग मौत के मुंह में जा रहे हो। विवान ने मानव से कहा, लगता है यह भी इन अफवाहें पर यकीन करती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। तो विवान ने फिर उसे बुद्धि औरत से कहा, देखिए दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। बुद्धि औरत हंसने लगी और खाने लगी, अनजान कितने आए और कितने गए, जो भी यहाँ आया या तो वह मारा गया या फिर पागल हो गया लगता है। तुमने रणकपुर की कहानी नहीं सुनी है? तो मानव ने कहा, सुनी है, और यही जानना चाहते हैं कि क्या यह सब सच है या कोई लोगों को बेवकूफ बना रहा है? तो बुद्धि औरत ने कहा, ये बात 100% सच है, और मैं यह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसे मौत का भयानक चेहरा देखा है। वह इतना डरावना है कि अगर एक बार किसी ने उसे देख लिया तो जिंदगी भर के लिए वह चेहरा उसकी याद में बस जाएगा। सब लोग हैरान रह गए और अरुण ने पूछा, क्या देखा है आपने? तो बुद्धि औरत ने कहा, रणकपुर में जो हुआ वह हर एक हादसा देखा है। मैंने जो लोगों की रूम का अपने के लिए काफी है, इसलिए कह रही हूँ, वहाँ कम भी मत रखना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चले जो यहाँ से जो, और दोबारा इस रास्ते से कभी भी मत गुजरा। तो विवान ने पूछा कि आप रणकपुर में रहती है? बुद्धि औरत ने कहा, हाँ। अब जो यहाँ से, विवान ने कहा कि आप हमें बता सकती है कि आखिर क्या हुआ था उसे गांव में? तो बुद्धि औरत ने कहा, नहीं, तुम्हें ये जन की जरूर नहीं है, बस अपनी जान बचाओ और निकाल जो यहाँ से। जो विवान कहता है, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ था, तब तक हम नहीं जाएंगे। बुद्धि औरत कहती है, बहुत जिद्दी हो तुम लोग, ऐसे नहीं। मनोज तो सुनो, 30 साल पहले कुछ शहरी लोग रणकपुर गांव में आए थे और उन्होंने उसे गांव के जमींदार की पत्नी की हत्या कर दी थी, और तब से उसे जमींदार की पत्नी की आत्मा किसी भी बाहरी आदमी को रणकपुर गांव में टिप्पणी नहीं देती। वहां जो भी आता है वह या तो उसका खून पी लेती है या फिर उसके साथ ऐसी खौफनाक घटनाएं घटती है कि वह बेचारा पागल ही हो जाता है। विवान और उसके दोस्त यह सुनकर हंसने लगता है। मानव कहता है, आप लोग अभी इस बात पर यकीन करते हैं? मुझे तो यह किताब भी कहानी लगती है जो मैंने बचपन में सुनी थी। तो बुद्धि औरत कहती है, तुम्हें यह कहानी लगती है तो ठीक है, जो और खुद जाकर देख लो। जैसे ही उसे गांव में कम रखोगे वैसे ही यकीन हो जाएगा कि यह कहानी नहीं बल्कि सच है। फिर वो बुद्धि औरत वहां से चली जाती है। सब ने कहा, इस बुद्धि औरत की बात सुनकर तो मुझे भी डर ग रहा है। विवान चलते हैं यहाँ से बोला, अरे फिर रिसर्च का क्या होगा? वैसे भी मुझे तो यह सारी बातें बकवास कर रही है। तुम लोग जानते हो ना कि गांव के लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो उन्हें लगता है कि यह कम भूत प्रेत ने किया है। मैं तो रणकपुर जरूर जाऊंगा। तो सोनी कहा, और कुछ हो गया, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है यार। मुझे यकीन है कि ये सब बेकार की बात है। जरूर कोई इन गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। चलो अभी रात भी होने वाली है, जल्दी गांव भी पहुंचाना होगा। शुभ, मानव और विवान तो ढाबे से बाहर निकाल आते हैं, लेकिन अरुण को रणकपुर गांव जान में डर लगता है और वह ढाबे में ही खड़ा कुछ सोने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई आता है जिसकी परछाई अरुण पर पड़ती है और वह डर जाता है। अरुण डरते हुए पीछे मुड़कर देखा है
और जोर से चिल्लाता है। तभी विमान की हंसने की आवाज आई है, अरे तू कितना बड़ा फट्टू है बी। अरे मैं विवान हूं, तो अरुण ने कहा। तो तुम तो अभी बाहर गए थे, मेरे पीछे कहाँ से ए गए? तो विवान ने बोला, अरे यार तू बाहर नहीं आया तो मैं पीछे के रास्ते से अंदर ए गया। चल अब रात होने वाली है, वहां जाकर रहने का इंतजाम भी करना है। अरुण और विवाद से निकाल जाते हैं, लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वहां उनके अलावा भी कोई था जो शुरुआत से उन्हें देख रहा था। फिर चारों दोस्तों वापस से रणकपुर जान का सफर तय करते हैं और रणकपुर गांव जाते जाते रात हो जाती है। मानव ने कहा, विवाह इतनी रात हो गई है यार, हम कहाँ ठहरेंगे? तो विवान ने कहा, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था कि इस गांव में हवेली है जो बहुत सालों से बैंड पड़ी, हम वही रहेंगे। तो अरुण ने कहा है, अरे ऐसे ही किसी हवेली में कैसे जा सकते हैं? तो विमान ने कहा, अरे पागल, वो हवेली बैंड पड़ी है, उसका मालिक भी अब यहाँ नहीं राहत, वह अमेरिका शिफ्ट हो गया और इस गांव के बड़े में जो अफवाह फैली है उसके बाद उसे हवेली को कोई खरीदना भी नहीं चाहता है, इसलिए हम वहाँ रह सकते हैं। तो सबने कहा, लेकिन गांव के लोगों ने अगर हमें नहीं रहने दिया तो विवाह ने कहा, अरे हम बोल देंगे कि हम वो हवेली खरीदने आए हैं। और अब वो गांव वाले उसे हवेली के मालिक से यह पूछने के लिए अमेरिका थोड़ी ना जाएगी। ऐसे ही बातें करते करते चारों रणकपुर गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोग गांव में इंटर करते हैं, अचानक एक कल कपड़ा कहानी से करके ऊपर ए जाता है, जिससे विवान को कुछ दिखाई नहीं देता और वह हड़बड़ाहट में कर की स्पीड भी बढ़ा देता है। मानव चिल्लाता है, विवान क्या कर रहा है? ब्रेक लगा। विवान तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगती। विमान ने कहा, दोस्तों ब्रेक फेल हो गया है। विवांकर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कर कंट्रोल होती ही नहीं। फिर अचानक से वह कपड़ा है जाता है और विवान के सामने एक बड़ा सा पेड़ सामने दिखता है जिससे कर टकराने वाली थी। विवान और बाकी सब साथ में चिल्लाते हैं, कर पेड़ से टकराने ही वाली थी कि विवान लास्ट मौके पर कर को दूसरी डायरेक्शन में घुमा देता है। कर तेजी से मुड़ती है और मोड़ते समय अरुण को सफेद कपड़े में एक औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा उसके बाल से छुपा हुआ था। विवाह फिर अचानक से ब्रेक मारता है और कर इस बार रुक जाती है। चारों की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इतनी तेज क्यों उसे नॉर्मली भी सुना जा सकता था। चारों की सांस तेज हो गई थी और सब चौंक गए थे। मानव ने कहा, मरते मरते बच्चे, आज तो अरुण कर से बाहर देखा है लेकिन उसको वह औरत नजर नहीं आई। अरुण ने कहा, वो औरत कहाँ गई यार? मानव ने कहा, कौन सी औरत? तो अरुण ने बोला, अरे वह औरत जो सफेद कपड़े में थी, यहाँ पेड़ के पास खड़ी थी। अभी तो शोभा ने कहा, तू हमें डरने की कोशिश कर रहा है साले, हमने तो नहीं अच्छी कोई औरत। तो हारून ने कहा, अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने उसे औरत को यही देखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। चारों दोस्त घर से बाहर निकलते हैं और आसपास देखते हैं, लेकिन पूरा गांव ही सुनसान नजर आता है, एक भी घर की बत्ती नहीं जल रही थी। और अरुण जी औरत की बात कर रहा था, वह भी कहानी दिखाई नहीं देती। विवान ने कहा, यहाँ एक आदमी भी नहीं देख रहा है, लगता है वह तेरा वहाँ होगा। अरुण ने कहा, हो सकता है भाई, लेकिन अरुण फिर भी इधर उधर देख रहा था। फिर अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ और अरुण डर जाता है, वह मानव का हाथ था। मानव ने कहा, अब डर मत, मैं हूँ। अरुण अपने कंधे से उसका हाथ हटा देता है और कहता है, तुम लोग अभी भी यहाँ रहना चाहते हो? यहाँ तो आते ही मुझे अपनी मौत दिखाई दी, पता नहीं आगे क्या होगा। विवान ने कहा, अरे यार यह हादसा था और कुछ नहीं, तू ज्यादा मत सोच, चलो हवेली चलते हैं, अब फिर कल गांव की सैर करेंगे। और फिर सब लोग हवेली जान के लिए कर में बैठ जाते हैं। विवान कर चालू करता है और एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन वह लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं।
कि कर आगे ही नहीं बढ़नी, तो विवान ने कहा, अरे यार अब यह कर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। सब लोग कर के पहिए की ओर देखते हैं कि कहानी पहिए के आगे कुछ है तो नहीं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो मानव ने कहा, रुको मैं उतार कर देखा हूँ। मानव कर से निकलता है और कर के आगे पीछे देखा है कि सब ठीक है, लेकिन तभी उसे परिवार के नीचे से कोई आवाज आई है। मानव विवान से कहता है, भाई कर के नीचे कुछ तो है। विवान ने कहा, जरा देख तो क्या है। फिर मानव जमीन पर लेटकर थोड़ा डरते हुए कर के नीचे देखा है और फिर अचानक से वही सफेद कपड़े वाली औरत उसे नजर आई है, जिसका चेहरा उसके बाल से छुपा हुआ था। वो औरत अपने चेहरे से एक तरफ के बाल हटती है। मानव देखा है कि उसे औरत का आधा चेहरा जल हुआ था और एक आंख भी नहीं थी। वह इतनी जोर से चिल्लाकर कर से दूर हटा है कि बाकी लोग उसकी आवाज सुनकर कैंप जाते हैं। तो अरुण ने पूछा कि क्या हुआ मानव, क्या है। नीचे मानव थर्राते हुए बोला, भाई तूने जो औरत अच्छी थी वह करके नीचे मानव इतना डर गया था कि वह पूरी बात ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तीनों दोस्त कर से बाहर निकलते हैं और विमान करके नीचे देखा है, लेकिन है रानी की बात तो यह थी कि वो औरत वहां से गायब हो गई थी। तो विवान ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुझे वह होगा। मानव ने कहा, अरुण और मुझे एक जैसा वहां कैसे हो सकता है यार। और फिर गाड़ी भी तो आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि वो औरत करके नीचे थी। विवान और बाकी सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि मानव की बात सही थी। मानव ने कहा, विवान हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वह बुद्धि औरत भी तो यही कर रही थी ना। विवान कुछ सोचता है और बोलना है, अच्छा ठीक है, हमें कम करते हैं, कल तक रुक जाते हैं, और अगर कल तक कुछ भी पता नहीं चला और हमें लगा कि यहाँ सचमुच गड़बड़ है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो सब ने कहा, विवान रिस्क क्यों लेना चाहता है भाई। तो विवान ने कहा, यार हमारे साथ जो हो रहा है उसके बड़े में जन की इच्छा हो रही है और हमारी रिसर्च भी तो बाकी है ना, इसलिए कह रहा हूँ भाई बस कल तक रुक जाते हैं। सब लोग रिसर्च के बड़े में सुनकर मा जाते हैं। विवान ने कहा, ठीक है फिर चलो हवेली चलते हैं। सब लोग वापस कर में बैठने हैं और इस बार कर चल पड़ती है। सबको डर तो गर रहा था, लेकिन उनके रिसर्च भी जरूरी थी और विवान को यह जन की बड़ी दिलचस्प भी थी कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। थोड़ी डर के बाद वह लोग गांव की हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। मानव हवेली को देखकर बोलना है, अरे आप रे, यह इतनी बड़ी हवेली इस छोटे से गांव में, ऐसा लगता है यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे। अरुण ने कहा, सही कहा, लेकिन यह कितना डरावना गर रहा यार। वह हवेली बहुत पुरानी गर रही थी और उसकी दीवारों पर बनी पिक्चर्स उसे और भी डरावना बना रही थी। चारों दोस्त हवेली के गेट के पास पहुंचने हैं और विमान उसे गेट पर हाथ रख देता है, लेकिन जैसे ही वह पेट कुछ होता है अचानक मौसम बदल जाता है और बादल की गरज के साथ तेज हवा चलने लगती है। मानव ने कहा, अब ये तूफान कहाँ से आया, अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था। तो विवाह ने कहा, अरे अब मौसम का क्या भरोसा भाई, कभी भी बादल जाए, चलो हम अंदर चलते हैं। विवान गेट को ओपन कर देता है और बादल अब और तेज से घर जान लगता है। चारों हवेली के में गेट के पास पहुंचने हैं और देखते हैं कि वहां ताला लगा हुआ है। अरुण कहता है, यहाँ तो ताला लगा है भाई, चलो वापस चलते हैं। अब अरुण जान ही वाला होता है कि विवान साइड में पड़े एक पत्थर से उसे तले को तोड़ देता है और इसी के साथ एक बार फिर से बादल जोर से ग्रस्त है और साथ ही बिजली भी चमकते लगती है। सारे गांव वाले जग जाते हैं और अपने घर से बाहर आते हैं। वही बुद्धि औरत जो विवान और उसके दोस्तों को मिली थी, वह कहती है,
नहीं मानी वो लोग कर ही दिया ना अनर्थ। अब यहाँ फिर से वही सब होगा जो पहले हुआ था। विवान और उसके दोस्त हवेली का दरवाजा खोल देते हैं। इसी के साथ एक तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आता है और उनके पास से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें लगता है कि कोई उनके करीब से होकर गुजर हो। लेकिन वो लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वह लोग हवेली में आते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि हवेली के अंदर एक भी चीज गांधी नहीं थी। हवेली बिल्कुल साफ थी, जैसे कि वह इतने सालों से बंदी नहीं थी। तो शोभा ने कहा, भाई तूने तो कहा था कि यह हवेली कई सालों से बैंड पड़ी है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई राहत है। देख कितनी साफ सुथरी। विवान ने कहा, अरे भाई मैं खुद हैरान हूँ। तो मानव ने कहा, अंदर से यह तो बिल्कुल महफूज नजर आ रही है। सब लोग हवेली को देखकर डांग रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ी और सुंदर थी। फिर विवान कहता है, चलो यार खाने की तैयारी कर लेते हैं, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। सब लोग अपना सामान सोफा पर ही रखकर हवेली के किचन में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी इन्हें चौंकाने वाली बात पता चलती है कि किचन में सरासन और समाज मौजूद था। अरुण ने कहा, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि यहाँ जरूर कोई राहत है। मानव ने कहा, लेकिन पहाड़ तो ताला लगा था। तो अरुण ने कहा, अरे तो हो सकता है ना कि वह कुछ दोनों के लिए बाहर गया हो। तो विमान ने कहा, अगर ऐसा है तो भाई हमारे लिए तो अच्छी बात है। बस हमारा कम होने से पहले वह बस ना जाए। इसके बाद वह लोग खुद अपने लिए खाना बनाते हैं और बाहर हाल में कर खाता है। खाना खाने के बाद मानव कहता है, भाई अब मुझे नींद आ रही है, चलो अपना अपना कैमरा देख लेते हैं। सब लोग अपना समाज लेते हैं और हवेली के कमरे देखने लगता है। दूसरी तरफ मानो अपने कमरे को निहार रहा था कि तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखे एक बॉक्स पर जाती है। मानव सोचता है, उसे बॉक्स समय क्या होगा यह जन के लिए। मानव एक कुर्सी लेट है और उसे पर चढ़कर उसे बॉक्स को निकाल लेट है। फिर वह उसे बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से अजीब सी चीज दिखती है। मानव कहता है, यह क्या चीज है। मानो उसे चीज को हाथ में पकड़ता है और 5 लाकर देखा है। तब उसे पता चला है कि वह चीज किसी जानवर का जल हुआ गोश्त है। मानव डर है और उसे तुरंत नीचे फेंक देता है। फिर वो कहता है, अरे भला ऐसा कौन करता है, किसी जानवर के गोश्त को कोई ऐसे रखना है क्या। इसके बाद मानव वॉशरूम में अपना हाथ धोने जाता है। वह जैसे ही हाथ धोने के लिए नल खोलना है, अचानक स्वर चालू हो जाता है और पानी की जगह उसमें से खून निकालने लगता है और खून के साथ साथ उसमें किसी की अठरेडिया भी होती है। मानव यह सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, खून कहाँ से ये खून। फिर वो कमरे की तरफ भगत है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा बैंड हो जाता है। मानव चिल्लाता है, विवान सब, अरुण बचाओ, मेरी मदद करो, खून खून आया। विमान और बाकी उसके दोनों दोस्त भागते हुए उसके कमरे की तरफ आते हैं। मानव का पूरा वॉशरूम खून से रंग जाता है और मानव दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा होता है। विवान कहता है, मानव क्या हुआ। मानव ने कहा, मुझे बाहर निकालो। विमान और बाकी लोग दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से जाम हो जाता है, इसलिए खुलना नहीं। तो शुभ कहता है, मानव दरवाजे से दूर है, जहाँ हम दरवाजा तोड़ने वाले हैं। मानव दूर है जाता है और उसके दोस्त दरवाजा तोड़ने लगता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद दरवाजा खुला जाता है और तीनों मानव और वॉशरूम की हालात देखकर चौंक जाते हैं। अरुण ने कहा, यह सब क्या है भाई। मानव ने विवाद से कहा कि क्या अब भी तू यही रहेगा कि यहाँ भूत प्रेत नहीं है। विवान बहुत हैरान था कि यह सब कैसे हो सकता है।
मानव ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, जैसे मेरे साथ चलना है वो भी चलो। विवान के अलावा सब लोग उसके साथ जान के लिए मां जाते हैं। तो विवान कहता है, दोस्तों अभी यहाँ से जाना ठीक नहीं है, कल सुबह होने दो, हम कल चले जाएंगे यहाँ से। मानव ने कहा, आज रात पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ, मैं नहीं रुकूंगा भाई। विवान ने कहा, आधी रात हो गई है भाई, यहाँ का रास्ता कैसा है तू जानता है ना, अभी निकालना खतरनाक हो सकता है, कल सुबह हम पक्का यहाँ से चले जाएंगे। सब विवान की बात मान जाते हैं, लेकिन अरुण बोलना है, ठीक है, लेकिन हम सब साथ में रहेंगे आज रात, और उनकी बात से भी सब सहमत हो जाते हैं। अब रात को सब एक साथ विवाह के कमरे में सो रहे थे। रात को करीब 2 अचानक विवान की नींद खोल है और वह पानी पीने के लिए उठाता है। इस वक्त शुभ वह भी उड़ जाता है। तो शुभ पूछता है, क्या हुआ विवान? विवान ने कहा, कुछ नहीं भाई, मुझे पानी पीना था। विवान पानी पी रहा होता है कि अचानक उसे कुछ हवा जाती है। वो आवाज कुछ ऐसी थी कि कोई किसी चीज को खरीद रहा हो। विवान सब से कहता है, भाई तुझे कोई आवाज सुने दी? शब ने कहा, नहीं। तो भगवान को फिर से वही आवाज आई है। उसको लगता है कि यह आवाज हवेली के बाहर से आ रही है। विवान कमरे के खिड़की की तरफ जाता है और बाहर की तरफ देखा है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वह वापस मुड़ जाता है। फिर अचानक उसे खिड़की से कोई आवाज आई है और वह बिना पीछे देखे ऐसा गर रहा था जैसे कि उसने ना जान क्या देख लिया हो। शुभ के होश उड़ गए। उसकी बात मानकर धीरे से पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें भी खली की खली रह जाती है। खिड़की कांच पर एक काटा हुआ हाथ था और वो खिड़की कांच को अपने नाखून से स्क्रैच कर रहा था। विवान डर के पीछे हो जाता है और अपने बाकी 2 दोस्त को उठाता है। मानव, अरुण जल्दी उठो। उसकी आवाज सुनकर मानव और अरुण भी तुरंत उठकर बैठ जाते हैं और उनकी भी नजर खिड़की पर जाती है। मानव डर के मारे चिल्लाने लगता है, मैंने कहा था ना यार कि चलो यहाँ से अब। तो यकीन कर ले भाई कि इस गांव में सचमुच भूत है। विवान कहता है, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। यार चारों दोस्त जल्दी से हवेली से बाहर निकालने के लिए भागते हैं, पर जैसे ही वह लोग हाल में पहुंचने हैं, अचानक हवेली की सारी लाइट्स बैंड हो सकती है और पूरी हवेली में अंधेरा छा जाता है। अरुण चिल्लाता है, विवान, मानव, शुभ, तुम सब यही होना? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यार मानव ने कहा, हाँ हाँ हम सब यही है, चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक इतनी जोर से बादल गरजता है और बिजली चमकते है कि पूरी हवेली बिजली की रोशनी में दिखाई देने लगती है और चारों दोस्त डर के अपने कान बैंड कर लेते हैं। विवान कहता है, जल्दी चलो यहाँ से यार। सब लोग हवेली से बाहर निकाल पाते उससे पहले ही उन्हें डरावनी सी हंसी सुने देती है जो पूरी हवेली में गूंजते लगती है। वह डरावनी आवाज कहती है, मानव ने कहा, विवरण अब क्या करें यार, कैसे निकले यहाँ से? विवान को भी कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान मुसीबत में पड़ गई है। विवान कहता है, चलो जल्दी निकालो यार, यहाँ से रुकना मत यार प्लीज। सब लोग बड़ी तेजी से भागते और कर में बैठ जाते हैं। कर में बैठने के बाद विवान कर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कर चालू नहीं होती। मानव कहता है, काश हम लोग उसे बुद्धि औरत की बटन का मजाक नहीं उड़े होता, उसकी बात माली होती तो यह सब नहीं होता। अरुण इधर उधर देख रहा था कि कहानी उसके आसपास कोई है तो नहीं, तभी उसकी नजर हवेली के ऊपर जाती है। हवेली के ऊपर बहुत ही ज्यादा कल बादल मंडरा रहे थे और है रानी की बात तो यह थी कि वह बादल सिर्फ उसे हवेली के ऊपर थे, बाकी हर जगह आसमान बिल्कुल साफ था। फिर अरुण कुछ ऐसा देखा है जिससे उसने अपनी साड़ी सुदबुद्दी लोधी थी और उन्हें देखा कि
हवेली के छत पर उसे वही सफेद कपड़े वाली औरत उन्हें देख रही है और इस पर वह उसका खौफनाक चेहरा देख कर रहा था। मानव देखा है कि अरुण किसी चीज को देखे जा रहा है। मानो भी इस तरफ देखा है जिधर अरुण देख रहा था। उसका भी वही हाल होता है जो अरुण का था। मानव ने कहा। मानव ने उसे हवेली की छत की तरफ इशारा किया। विवान और सुवान भी इस तरफ देखा और उनको भी अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर दिखाई दिया। हवेली की छत पर एक पूरी तरह जाली हुई औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और एक आंख फटी हुई थी। उसके एक हाथ में एक काटा हुआ हाथ था और दूसरे हाथ में चाकू जिसमें खून लगा हुआ था। वह औरत उन चारों को घोड़े जा रही थी और उन्हें देखते हुए ही उसे कटे हुए हाथ को खाने लगी। शुभ जोर से चिल्लाया। विवान जल्दी चल भाई। विवान मानव की आवाज सुनकर अपने होश में आता है और जल्दी से कर चालू करता है, लेकिन इससे पहले कि वह लोग वहां से निकाल पाते वो भयानक औरत चाकू लेकर उनकी कर सुपर कूद जाती है और चारों दोस्तों की एक भयानक सीख सुने देती है जो पूरे गांव में गूंजता है। वह पूरी औरत जो इन चारों से मिली थी वह उनकी चिक सुनकर कहती है। कहा था मैंने कि यहाँ मत आओ, लेकिन नहीं मैन, अब कोई नहीं बचेगा। फिर से होगा मौत का तांडव और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा रणकपुर गांव उन चारों दोस्तों की चिक से गंज उठा। सारे गांव के लोग एक ही बात दोहराने लगे। वो ए गया, वो ए गया, सब मारे जाएंगे, वो ए गया। बुद्धि औरत ने कहा हाँ, अब कोई नहीं बचेगा। मौत एक बार फिर इस गांव में नया खेल खेल और उसे खेल में जीत भी होगी। मौत की सबको यही गर रहा था कि आने वाली सुबह उन्हें और कर लोगों को रणकपुर की धरती में दफना होगा। लेकिन उन चारों दोस्तों की किस्मत में तो कुछ और ही होना लिखा था। चारों दोस्त घर में बैठे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौत मिली नहीं। डर के मारे जब उनकी सीख निकली तो सबने अपनी आंखें बैंड कर ली और इंतजार करते रहे कि कब वह भयानक चेहरे वाली औरत उनसे उनकी जिंदगी जीने की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी डर तक चारों दोस्तों को कुछ महसूस नहीं हुआ तो सबने अपनी आंखें खोली और देखा कि गाड़ी के ऊपर तो कोई ही नहीं। सब लोग कर के बाहर इधर उधर ताकने लगे, लेकिन वह औरत वहां दिखाई नहीं दी। तो शोभा ने कहा आज शायद किस्मत अच्छी है हमारी जो वह चली गई। विवान अब ऑर्डर मत कर यार, जल्दी चले यहाँ से। और अब विवान को यही सही मौका लगता है इस गांव से बाहर जान का, इसलिए वह गाड़ी चालू करता है और बड़ी तेजी से गांव के बाहर जान वाले रास्ते में निकाल पड़ता है। विवान के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी कीमत उसके दोस्तों को चुकानी पड़े। चारों दोस्त गांव के बाहर ही जा रहे थे कि उन्हें गांव वाले चौराहे पर खड़े नजर आते हैं, इसलिए वह अपनी गाड़ी रोक देते हैं। उनकी गाड़ी देखकर सारे गांव वाले जमीन पर पड़े पत्थर उठा लेते हैं। विवान और उसके दोस्त सबको है रानी से देखते हैं और यही सोचते हैं कि यह गांव वाले आखिर करने वाले हैं। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोलना है, मार डालो इन्हें, मार डालो इन सालों को, इनकी वजह से ही आज हम इस मुसीबत में पड़े हैं। मार डालो। फिर क्या था, विवान और बाकी सबके होश उड़ गए और सर गांव बस यही खाने लगा, हाँ हाँ मार डालो इन लोगों को। शोभा ने कहा विवान ये हमें मारना क्यों चाहते हैं? तो बुद्धि औरत सामने आई है और कहती है तुम्हारी वजह से फिर अब यह गांव खून के आंसू रोएगा। तुमने उसे हवेली में कम रखकर ठीक नहीं किया, तुमने उसे आजाद कर दिया, अब वह सबको मार डालेगा, सबको। तो विवाह ने कहा देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि उसे हवेली में वह खौफनाक औरत रहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुद्धि औरत ने कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो, लेकिन तुम लोग नहीं। मैन तुम्हें क्या लगता है
कि अगर गांव वाले तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम बैक जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इसे बैक भी गए तो वह दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो मानव ने कहा, दोनों? अब यह दूसरा कौन है? बुद्धि औरत ने कहा, वो जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे तुमने देखा वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो बस उसकी गुलाम है जिसे तुमने अपनी नादानी से आजाद कर दिया। मजाक उड़े था ना उसका। अब देखना वो कैसे तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाता है। तुम ऐसे कोई नहीं बचेगा और तुम्हारी वजह से जान कितने और निर्दोषों की जान जाएगी। इतने में गांव का एक आदमी उन पर पत्थर उठाकर फेंकता है, जो करके खिड़की के कांच को फोड़कर सीधा अरुण के सर पर जा लगती है। अरुण दर्द से चिल्लाता है। विवान ने कहा, यह क्या पागलपन है। इसके बाद गांव के सभी लोग उन पर पत्थर फेंकने लगता है। चारों दोस्तों खुद को बचाने के लिए सीट के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने लोगों से बचाना कैसे मुमकिन हो सकता है। इसलिए विवान किसी तरह गाड़ी चालू करता है और वहां से निकल जाता है। पर गांव वाले फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो लोग गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगता है। मानव ने बोला, विवान, और उनके सर से बहुत खून बह रहा है यार, जल्दी से इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो विवान ने कहा, यार यहाँ डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, शहर पहुंचकर ही कुछ हो सकता है। एक कम कर, तो इसके सर पर रुमाल बंद दें ताकि खून ज्यादा ना भाई। इसके बाद मानव और उनके सर पर रुमाल बंद देता है। अरुण को कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगे थे, तो अरुण ने कहा, यार भाई मुझे चक्कर आ रहा है यार, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। सब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो शोभा ने कहा, वे हमें इसी गांव में किसी से मदद लेनी पड़ेगी, कहानी शहर पहुंचने तक डर ना हो जाए। विवान ने कहा, अरे तू पागल हो गया यार, सर गांव हमारे पीछे पड़ा है, आखिर हमारी मदद करेगा कौन, बस कुछ ही डर में हम बस इस गांव से निकाल जाएंगे यार। अरुण, तो हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा भाई तुझे। विमान बड़ी तेजी से कर चला रहा होता है। वह लोग गांव के सीमा तक बस पहुंचने ही वाले थे और दूसरी ओर अरुण की हालात बहुत बिगड़ रही थी। कुछ डर बाद सब गांव के बॉर्डर के पास और ठीक कुछ डर बाद और कुछ डर के बाद सब गांव के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। विवान कहता है, बस यार निकाल ही गए इस गांव से, दोस्तों दोबारा यहाँ कम नहीं रखेंगे। विवान कर की स्पीड कम नहीं करता, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे बुढ़िया की बात को गलत साबित करते हुए इस गांव से बाहर निकाल कर दिखाना है। विवान देखा है कि वो लोग उसे रोड के सामने है, जहां से वो शहर तक पहुंच सकते हैं और उसे थोड़ी शांति भी मिलती है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। वह लोग तेजी से आगे बढ़ जा रहे थे और बस गांव की सीमा पर होने वाली थी कि ठीक वहीं पर उनकी कर रुक जाती है। लेकिन कर बैंड नहीं पड़ी थी, बस आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर अचानक से कर आगे की बजाय पीछे जान लगती है। तो विवान ने कहा कि यह क्या हो रहा यार, कर पीछे क्यों जा रही है। अब सब लोग डर जाते हैं। विवान को ऐसा लगता है कि कोई कर को पीछे की तरफ खींच रहा है और वह पीछे मुड़कर देखा है तो विवान के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है, जैसे उसने दुनिया की सबसे भयानक चीज देख ली हो। मानव ने पूछा, क्या हुआ भाई, तू ऐसे क्यों देख रहा है। भगवान की आंखें एक ही जगह पर अटकी हुई थी। वह कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। उसे देखकर बाकी लोग भी पीछे देखते हैं और सबके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, जैसे कि किसी ने उनके शरीर से सर खून ही निकाल लिया हो। सबके दिल की धड़कन पड़ गई थी और सांस तेज हो गई थी। सुबह की आंखों से डर के मारे आंसू बहाने लगे थे। मानव चिल्लाता है। विवान जल्दी भाग, उसकी सीख सुनकर सब होश में आते हैं, लेकिन किसी की कर से बाहर निकालने की हिम्मत ही नहीं होती। तो सुखना कहा, वह वापस आ रहा है
यार हमें जल्दी भगाना होगा, मानव कहा। लेकिन यार अरुण को ऐसे लेकर कैसे भागेंगे, सबके पसीने छूटने लगता है। विवान जल्दी से करके बाहर निकलता है। उसके पीछे सब लोग बाहर आते हैं और अरुण मानव और सुख के सहारे खड़ा होता है। चारों दोस्तों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग शहर जान वाले रास्ते की तरफ मोड़ते हैं तो उनके सामने 3 खौफनाक चेहरे आ जाते हैं जो बिल्कुल किसी जानवर की तरह नजर आ रहे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और पूरी तरह सफेद थी, चेहरा भेड़िए की तरह लंबा और कान लंबे लंबे थे। उनकी ऊंचाई कम से कम 10 फुट की थी। खूंखार और नुकीले दांत थे, मुंह पर खून लगा हुआ था। वो ना तो इंसान थे और ना ही पूरे जानवर, वह ऐसे प्राणी थे जिनके सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन इन चारों दोस्तों ने ऐसा प्राणी अपनी कल्पना में भी नहीं देखा था। सब लोग डर के मारे को हटे लगता है, सबके पर कैंप रहे थे। इसके बाद वह सब लोग दूसरे डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से भी वैसे ही रानी निकालकर आते गांव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर भी उन्हें वही प्राणी दिखते। इस तरह जब वो लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें वही खूंखार और खौफनाक चेहरे नजर आते हैं। विवान, सब, अरुण और मानव चारों तरफ से उनसे घर गए थे। वह सारे प्राणी धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ाने लगता है और उन चारों के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचत। विमान चिल्लाता है, दूर रहो, पास मत आना। मानव कहता है, हमें जान दो प्लीज, हमें कुछ मत करना हो। लेकिन अरुण उनकी डरावनी शक्ल देखकर इतना डर जाता है कि इस वक्त वो बेहोश हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है और तीनों दोस्तों से देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। मानव उसे होश में लाने की कोशिश करता है और उधर वो सारे प्राणी धीरे धीरे उनके पास आ रहे होते हैं। विवान अरुण के गालों को थपथपाते हुए कहता है, भाई अरुण आंखें खोल यार, हमें यहाँ से निकालना होगा, जल्दी उठ। मेरे दोस्त मानव और उनके नब्ज चेक करता है और यह जानकर उसे और डर लगता है कि उसके नब्ज बहुत धीरे चल रही है। मानव ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर की जरूर है। विवान और बाकी लोग अरुण को घर कर खड़े हो जाते हैं जैसे कि वह उसे उन भयानक रानियों की नजर से बचाने की कोशिश कर रहे हो। सारे प्राणी उनके बहुत पास आ जाते हैं और सबके हाथ पर ठंडा पड़ जाते हैं। सब अपनी आंखें फाड़कर उन भयानक प्राणियों को अपने पास आते हुए देख रहे थे। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं बची क्योंकि वह कुछ कर सके। वह भयानक प्राणी उनके पास आते जा रहे थे और सब लोग एक साथ अपनी बहन फैलाकर अपना मुंह खोलने हैं, मानो वो उन चारों दोस्तों को अभी इसी वक्त कच का जाएंगे। उनके लंबे और खूंखार दांत देखकर सब लोग सीख पड़ते हैं और अपना चेहरा हाथों से छुपा लेते हैं। लेकिन इस वक्त उन पर रोशनी पड़ती है और अचानक से सारे भयानक प्राणी गायब हो जाते हैं। विवान, शुभ और मानव यह देखकर हैरान थे। वो लोग चारों तरफ देखते हैं लेकिन एक भी भयानक प्राणी नहीं था। विवान ने कहा, कहाँ गए वो लोग? मानव ने कहा, यह सब क्यों हो रहा है यार हमारे साथ? खास यह सब एक पूरा सपना होता। यह बोलकर मानव भी रोने लगता है। फिर सबको अरुण का ख्याल आता है जो नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। विवान ने कहा, चलो अब जल्दी चलो यहाँ से, हमें जल्दी शहर ले जाना होगा इसे। कभी पीछे से उन्हें एक आवाज आई है, क्या हुआ इसे? सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वह एक बुद्ध आदमी था जिसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थे। उसने साधुओं के कपड़े पहने हुए थे। विवान ने कहा, हमारा दोस्त घायल है, हम इसे शहर ले जा रहे हैं। इसके बाद वो बुद्ध आदमी उनके पास आकर और उनके नज देखा है और बोलना है, जब तक तुम लोग शहर पहुंचोगे तब तक तुम्हारा दोस्त ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं तो शुभ कहता बाबा तब क्या करें हम? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा घर यहाँ पास में ही है,
चलो इसे वहां ले चलो। तो विवान ने कहा, पर आप है कौन? बूढ़े आदमी ने विवान की ओर देखकर कहा, वेद हूं मैं। मानव ने कहा, आप हमारे दोस्त की जान बचा सकते हैं। वेद ने कहा, इस वक्त मेरे अलावा कोई तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की जान नहीं बचा सकता। कल रात जो तुमने गलती की है कि सजा देने के लिए गांव वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और अगर तुम लोग उनके हाथ गए तो वो तुम सबको मार डालेंगे, और अगर उनसे बैठ गए तो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी, क्योंकि रात होते ही वह पिशाच तुम्हारी जान लेकर तुम्हारे इस शरीर पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनकर सबके दिल दहल जाते हैं। तो विवान कहता है, पिशाच वह क्या है? वेद ने कहा, वह सब बाद में, पहले तुम्हारे दोस्त की जान बचाने जरूरी है। जल दी उठाओ इसे और ले चलो मेरे घर। सब लोग अरुण को उठाकर वेद के पीछे पीछे चले जाते हैं। घर पहुंचकर वेद अरुण को बिस्तर पर लेट देता है और कुछ लिप जैसी चीज लेकर आता है। कुछ डर में वह अरुण की मरहम पट्टी कर देता है। तो विवान ने पूछा, बाबा यह ठीक तो हो जाएगा ना? तो वेद ने कहा, आयुर्वेद ने हमेशा अपना कम किया है और इस बार भी जरूर करेगा। चिंता मत करो, यह ठीक हो जाएगा। लेकिन इसे होश कब तक आएगा यह नहीं कहा जा सकता। तो मानव ने कहा, यहाँ आना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो विवान ने कहा, भाई लोग मुझे माफ कर दो यार, यह सब मेरी वजह से हुआ ना। हम यहाँ आते हैं, यहाँ से रात होने से पहले हम शहर पहुँच भी जाएंगे हो। लेकिन वेद ने कहा, नहीं जा सकते। जो एक बार इस गांव में ए जाता है उसकी लाश भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकती। तो मैं उसे बुद्धि औरत ने पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आपको उसे बड़े में कैसे पता चला? वेद ने कहा, वो मेरी पत्नी है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वेद ने आगे कहा, उसने ही मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि तुमने वो गलती नादानी में की है। लेकिन गांव वाले यह बात नहीं समझेंगे। विवान ने कहा, हमें यहाँ से जाना है। बाबा कोई रास्ता बताइए, हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहते। तो वेद ने कहा, नहीं जा सकते। अगर तुमने इस गांव से बाहर जाने की कोशिश की तो वह भयानक प्रेत आत्मा तुम्हारी जान ले लगी। वह कैसे भी बाहरी इंसान को जिंदा जान नहीं देती। तो शोभा ने कहा, तो बाबा क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकेंगे? तो वेद ने कहा, जा सकते हो, लेकिन चिंता नहीं, अब तो तुम्हारी आत्मा ही इस गांव के बाहर जा पाएगी, क्योंकि पिशाच जब एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके शरीर पर कब्जा करके ही मानते हैं, और जिसके शरीर पर कब्जा करते हैं उनकी आत्मा ना जान दुनिया के किस कोने में भड़काने चली जाती है। यह सुनकर सबका दिल बैठ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या करे। सुबह कहता है, नहीं मैं ऐसे हार मानकर नहीं बैठूंगा। अरे मरना ही है तो कोशिश करके मारूंगा। मैं यहाँ पर रखकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। शुभ वहां से अकेले जान लगता है। लेकिन वेद की अगली बात उसके पांव भी जमा देते हैं। तो उसे प्रेत के अगले शिकार बनना चाहते हो? वह इतनी भयानक और खौफनाक है कि एक बार में ही तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े कर सकती है और तुम्हें कच चप सकती है। और वह पिशाच अगर तुम उसके हाथ ए गए तो वो तुम्हारे खून का एक एक कतरा पी जाएगी। विवान ने गुस्से में कहा, अरे आखिर कौन है वह प्रेत और पिशाच? आखिर क्या चाहते हैं हमसे वो? तो वेद ने कहा, वो प्रेत इस गांव के जमींदार की पत्नी है, जिसे कुछ शहरी लोगों ने मार दिया था, वह भी कुछ जेवरातों के लिए। और वह सारे पेश आज जो किसी खौफनाक जानवर की तरह दिखते हैं वह लोग हैं जो कैटरीना किसी हादसे के शिकार हो गए थे और करने के बाद पेशाब में बादल गए, और बड़ी मुश्किल से उन सारे पिशाचों को उसे हवेली में कैद किया गया। रूस हवेली का दरवाजा खोल, वह सारे पिशाच आजाद हो गए। मानव ने कहा, वो हमसे चाहते क्या है? वेद ने बताया, तुम्हारा शरीर तीनों की आंखें खली रह जाती है। वह बताता है कैसा आज हमेशा अपने लिए कैसे इंसानी शरीर की तलाश में भटकती रहते हैं
और जब उन्हें ऐसा शरीर मिल जाता है जो उन्हें चाहिए तो वो इंसान की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालकर खुद उनकी जगह ले लेते हैं और इंसानी जीवन जीते हैं। तुमने उन्हें आजाद किया है और अब उन्हें तुम लोगों का शरीर चाहिए तो सबने पूछा तो बाबा उन्हें उसे हवेली में कैद कैसे किया गया। उससे पहले उसकी पत्नी वही बुद्धि औरत वहां ए जाती है और कहती है, बहुत लंबी कहानी है, बरसों की मेहनत लगी थी उन्हें उसे हवेली में कैद करने के लिए। सब उसे बुद्धि औरत को देखते हैं तो विवान ने कहा कि आप हमें बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था। बुद्धि औरत वैद्य की ओर देखते हैं, वह उसे इशारे में हाँ कहता है और बुद्धि औरत बताती है कि उसे गांव में इस भयानक वारदात की शुरुआत कैसे हुई। बुद्धि औरत कहती है कि 30 साल पहले की बात है, हमारा गांव बहुत ही खुशहाल था, बच्चे बूढ़े सब खुशी खुशी अपना जीवन बीता रहे थे। हमारा ढाबा जो तुम लोगों ने देखा वह भी बहुत चला था, दूर दूर के लोग आते थे हमारे ढाबे में जो आज वीरान पड़ा हुआ है। वह कभी लोगों की भीड़ से भारत राहत था। फिर एक दिन वह लोग आए तो मानव ने पूछा, शहर के कुछ लड़के रणकपुर गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। उन लड़कों में एक का नाम कबीर था जो उसे हवेली के मलिक का बेटा था। हवेली के मलिक ने कबीर को पढ़ाई के लिए शहर भेजो था है और उसे साल कबीर छुट्टियां मनाने के लिए कुछ दोस्तों के साथ आया था। तो विवाह ने कहा, मैंने तो सुना था कि हवेली के मलिक विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। तो वेद ने कहा, हाँ, कबीर की मौत के बाद उनका यहाँ मन नहीं लगा इसलिए वह यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। तो मानव ने कहा, कबीर की मौत वो कैसे हुई। तो बुद्धि औरत ने कहा, कबीर और उसके दोस्त पहले बार गांव आए थे, उन्हें यहाँ का रहना सहन पता नहीं था और इसलिए वह लोग हमेशा यहाँ के लोगों के पहनावे और रहन सहन का मजाक उड़ाया करते थे। उसके पिता एक भले आदमी थे, वह हमेशा उन्हें ऐसा करने से माना करते थे, लेकिन कबीर और उसके दोस्तों के लिए हर एक चीज बस मजाक थी। ऐसी गांव में एक जमींदार हुआ करता था जो कबीर के पिता के मुकाबला बहुत ही ज्यादा अमीर था। वो और उसकी पत्नी गांव में हमेशा बंद था न के घुमा करते। जमींदार की पत्नी गांव में सबसे ज्यादा जेवरात पहनकर घुमा करती थी जो बहुत ज्यादा महंगे थे और जमींदार की पत्नी को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड भी था। इसलिए जब भी वह कबीर और उसके पिता के सामने आई थी तो उनके सामने अपनी अमेरिका बखान करने लगती थी। कबीर को लगता था कि वो उसे और उसके पिता को निशा दिखा रही है, लेकिन कबीर के पिता उन बटन को नजरअंदाज कर दिया करते थे। कबीर को जमींदार और उसकी पत्नी की वो अमीरी रस नहीं आ रही थी, इसलिए एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमींदार के घर में घुसकर सारे पैसे और जेवरात चुराने की कोशिश की। वह लोग आधी रात को जमींदार के घर पर घुस गए और उसकी पत्नी के सारे गने चुराकर लौट ही रहे थे कि अचानक उनके हाथ से गनों की वह पोटली गिर गई, जिसकी आवाज से जमींदार की पत्नी जग गई। उसे रात जमींदार घर पर नहीं था, किसी कम से शहर गया था। इसलिए कबीर और उसके दोस्तों तो यह योजना बनाई थी। जमींदार की पत्नी ने फिर देखा कि उसके कमरे में कुछ लड़के नकाब पहने हुए खड़े थे। डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। कबीर और बाकी लोगों को लगा कि जमींदार की पत्नी सीख सीख के सारे गांव वालों को बुला लगी और उन्हें डर भी था कि अगर कबीर के पिता को इस बात की खबर हुई तो वो कबीर को छोड़ेंगे नहीं। इस डर से कबीर ने टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और उसे चाकू से जमींदार की पत्नी की हत्या कर दी। जमींदार की पत्नी की चीख सुनकर उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी।
कबीर अब और ज्यादा डर गया कि उसे अब और बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ पीछे के रास्ते भाग गया। तो विवान ने फिर पूछा, तो उसकी मौत कैसे हुई? वेद ने कहा, कबीर और उसके दोस्त डर के मारे हवेली वापस आ गए और उसे रात गांव वालों को जमींदार की पत्नी की लाश उसके कमरे से बरामद हुई और पूरे गांव में यह बात आज की तरह फैल गई, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यह बात कबीर के पिता के कानों में पहुंची और वो समझ गए कि ये कम कबीर का था, क्योंकि उसे रात उन्होंने कबीर और उसके दोस्तों को घबराए हुए हवेली में आते देख लिया था। कबीर के पिता ने उसे बहुत मारा और उसके मुंह से उगलवाया कि वो खून इसने किया है। फिर उन्होंने उसे जेल भेजना का फैसला कर लिया। कबीर बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने, लेकिन वो नहीं मैन। अगले दिन उन्होंने ये सारी बात गांव वालों को बताई और गांव वालों ने कबीर और उसके दोस्तों को कानून के हवाले करने को कहा। यह सुनकर कबीर और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डर गए कि अगर वो जेल चले गए तो उनका सर भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खुद को ही मार डाला। उसकी मौत के बाद कबीर के पिता भी दुखी रहने लगे और उन यादों से दूर जाने के लिए वह यह हवेली छोड़कर हमेशा के लिए विदेश जाकर बस गए। लेकिन कबीर और उसके दोस्तों की मौत के साथ मौत का खेल बैंड नहीं हुआ। चैनल की अब आए दिन गांव में किसी न किसी की मौत होने लगी। जमींदार की पत्नी की आत्मा इस गांव में भटकते लगी। कबीर की मौत के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से वो प्रेत उन सबको करने लगी जो इस गांव में आता है। बहुत बुरी तरह से लोगों की हत्या की उसने। फिर बुद्धि औरत ने कहा, मैंने उसे प्रेत को इंसानों का मांस खाता हुए देखा है। उसका वह खौफनाक चेहरा और मांस खाता वक्त वो खौफनाक हंसी आज भी मेरे जहां से नहीं जाती और हर बाहरी आदमी का वह यही हाल करती है। जितने भी लोग इस गांव में आए उनके शरीर के कुछ हिस्से मिले। यह बातें हर जगह फैल गई। जिन लोगों ने इन बटन पर विश्वास किया उन्होंने इस रास्ते से भी गुजरा छोड़ दिया, और जो इन बटन को बकवास समझकर यहाँ आए वह बेदर्दी से मारे गए। सबका दिल यह सुनकर दहल उठा, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह की भयानक मौत नहीं पाना चाहता था। तो वह अपने कहा, लेकिन वो सभी काफी नहीं था। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर गई जो एक प्रेरित का सयाह होने के बाद भी इस गांव में पिशाच की उत्पत्ति हो गई। पिशाच एक ऐसी प्राणी है जो ना पूरा इंसान होता है और ना ही जानवर, वह प्राणी जिसके आगे सारे भूत प्रेत उसके गुलाम है। एक ऐसा जीव जो जीवित नहीं होता लेकिन इंसानी शरीर धारण करके जिंदा रहना चाहता है। इस गांव में डेरा जमा लिया और अपनी भूख मिटाने के लिए इस गांव के लोगों के खून और मांस का सेवन करने लगे। लेकिन इन सारे पिशाचों में एक पैसा जैसा था जिससे सभी पिशाचों को ताकत मिलती थी, जो सारे पैसों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार था, जो बरसों पूरे इंसानी शरीर की तलाश में भटक रहा था। और उसने इस गांव के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ उसे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जिसके शरीर में वह प्रवेश कर सके। उसे पर सको ऐसा शरीर चाहिए था जो उसकी काली शक्तियों को धारण कर पे। लेकिन यहाँ इतना शक्तिशाली इंसान कोई था ही नहीं। जब भी वो किसी इंसान के शरीर में घुसने की कोशिश करता था उसे इंसान का शरीर तुरंत जलकर राख हो जाता था। इसलिए गुस्से में आकर वह गांव के आदमियों को उठाकर ले जाता था और अगले दिन उसे आदमी का शरीर गांव के चौराहे पर पड़ा होता था। या तो प्रसाद उसके शरीर का सर खून पी जाता या फिर उसे इंसान के शरीर को खाने के बाद उसका बच्चा हुआ हिस्सा चौराहे पर छोड़ जाता। उसे पेशाच को ही तुमने हवेली का दरवाजा खोलकर आजाद किया है, और उसके साथ साथ जितने भी पैसा कस हवेली में गए थे सभी आजाद हो गए। बड़ी मुश्किल से इतने सारे महायज्ञ करवाने के बाद उन्हें उसे हवेली में कैद किया गया था।
लेकिन तुमने अपनी नादानी के चलते इतनी बरसों की मेहनत पर पानी फिर दिया। तो विवान ने पूछा, तो क्या फिर से यहाँ वही सब होगा हमारी वजह से? बुद्धि औरत ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ, क्योंकि अब उसे पिशाच को वो शरीर मिल गया है जिसकी उसे जरूर है, और वो शरीर तुम्हारा है। विवान विवान और उसके दोस्तों की पूरी दुनिया ही बादल जाती है। वेद कहता है उसे पर साज को विमान का शरीर चाहिए और बाकी के पिशाच को तुम तीनों का। इसलिए अब चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो वह तुम्हें यहाँ से जान नहीं देगा जब तक उसे तुम्हारा शरीर ना मिल जाए। तो विवाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो उपाय होगा ना बचाने का। जैसे पहले उन पर सांचौर को हवेली में बैंड किया था, फिर से अभी तो किया जा सकता है ना। तो बुद्धि औरत ने कहा, नहीं, उन पर सांचों को कैद करने वाले महान योगी अब नहीं रहे। अब उन पिशाचों से बैकपन मुमकिन नहीं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन जिंदगी उन्हें ऐसा दिन और मानव के पर धगमगाने लगता है और वो लोग जमीन पर ही सिमट कर बैठ जाते हैं। सोफिन रोटी हुए कहा, क्या सच में उन सब से बचाने का कोई रास्ता नहीं है? तो वेद ने कहा, एक रास्ता है। सब लोग वेद की तरफ उम्मीद से देखने लगे। तो विवान ने कहा, कैसा रास्ता बाबा? वेद ने कहा, वह सब पैसा है जिनकी शक्ति अंधेरे से है। अगर वह रोशनी में जाए तो एक पल में भस्म हो सकते हैं। मानव ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वेद ने कहा, जी, तपस्वी योगी ने अपनी साधन पर साथियों को उसे हवेली में कैद किया था है। उन्होंने बताया था कि पेस्टों से हमेशा के लिए आजादी पाने के लिए उन्हें सूरज की रोशनी में लाना होगा। सूरज की रोशनी पिशाचों को एक पाल में जलाकर रख कर देगी। शोका ने गुस्से में कहा, तो पहले आपने वो तरीका क्यों नहीं अपनाया बाबा? तो बुद्धि औरत ने कहा, यह तरीका सुनने में आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। वह पैसेज है, अनगिनत काली तख्त है उनके पास, वह जब चाहे गायब हो सकते हैं और जब चाहे तुम्हारे सामने आ सकते हैं। और ऐसे में उन पिशाचों को सूरज की रोशनी में लाना कोई आसान कम नहीं है। इसलिए हमें उन्हें कैद करना पड़ा ताकि वह उसे हवेली से कभी बाहर ही ना सके। तो वेद ने कहा, अब अगर तुम्हें उन भूत और पिशाचों से छुटकारापन है तो उन्हें रोशनी में लाना होगा। मानव ने कहा, पर इससे वह प्रेत तो खत्म नहीं होगी ना? तो बुद्धि औरत ने कहा, उसकी शक्तियां उसे पे सर्च की दे है। वह प्रेत और सारे पैसा आज उसे एक महाप्रसाद के गुलाम है। एक बार वह पिशाच खत्म हो जाए तो प्रेत का सैया और उसके साथ साथ सारे पिशाच भी खत्म हो जाएंगे। सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर वो स्पेशल को दिन में कैसे बाहर लेंगे। विवान ने पूछा, क्या वह पिशाच हवेली में ही कहानी रहते हैं? तो वेद ने कहा, नहीं, इस गांव के पीछे एक बहुत ही बड़ा घना और खतरनाक जंगल है। जंगल के बीचों बीच इतने ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ है कि जमीन पर सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। दिन हो या रात उसे जगह पर भयानक अंधेरा छाया रहता है और इस घने जंगल में रहते हैं वह नरभक्षी पेश। आज तो विमान ने कहा, इसका मतलब हमें उसे जंगल में जाना होगा। तो मानव ने कहा, क्या उसे घने जंगल में जाना है तुझे? लेकिन क्यों यार? तो विवाह ने कहा, वह लोग रात होने पर ही यहाँ आएंगे और दिन होने से पहले उसे जंगल में चले जाएंगे। इस तरह खामोशी सूरज की रोशनी में कैसे ला पाएंगे यार? हमें जंगल जाना होगा। तो सबने पूछा, ठीक है, फिर जंगल जाकर करेंगे क्या? वहाँ खाने जंगल के बीच सूरज की रोशनी कैसे आएगी यार? तो विवाह ने कहा, हम उसे दिन में जंगल के बाहर लेकर आएंगे। सब लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि विवान मौत से खेलने की बात कर रहा था। उसे घने जंगल के घने अंधेरे में कुछ भी हो सकता था और भिवानी यह जानते हुए भी वहां जान की बात कर रहा था। वेद ने कहा, सोच लो बेटा, हो सकता है कि तुम उसे जंगल से कभी वापस ना हो। तो विवाह ने कहा, जैसा आपने कहा हमारा मरना तय है, लेकिन करने से पहले हम खुद को बचाने की आखिरी कोशिश तो कर ही सकते हैं।
हम वहां जरूर जाएंगे। किसी के पास और कोई दोबारा भी नहीं था। सबको पता था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह लोग मारे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कोशिश करके वो ये जंग जीत जाए। अरुण अभी भी बेहोश था, इसलिए विमान, शुभ और मानव तीनों ही जंगल में जान के लिए निकाल जाते हैं। वेद और उसकी पत्नी दोनों उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विवान, शुभ और मानव तीनों गांव के लोगों से बचते हुए पीछे वाले जंगल में चले जाते हैं। मानव कहता है, वेद जी ने सही कहा था, यह जंगल सच में कितना घना है। तो सुखना कहा, यार अभी तो जंगल में बस कम रखा है और ऐसा लगता है कि शाम हो गई। क्या होगा? विमान ने कहा, पता नहीं यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी हो हमें उसे पे सर्च को शाम होने से पहले जंगल के बाहर लाना होगा। तीनों दोस्त आगे बढ़ते जाते हैं। किसी को समझ तो नहीं आता कि वह लोग सही रास्ते में है या नहीं, बस लोग आगे बढ़ जा रहे थे। फिर एक जगह आकर सबके जूते में एक मोटा सा कांटा घुस जाता है और वो रास्ते में ही रुक जाता है। लेकिन मानव और विवान उसे पर ध्यान नहीं देते हैं और वो आगे चले जाते हैं। सुबह अपने जूते से वो कांटा निकालकर बाहर फेंक देता है और फिर आगे देखा है, लेकिन मानव और विवान कहानी नहीं दिखाई देते। शुभ डरते हुए बोलना है, विवान, मानव कहाँ हो यार? तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? लेकिन सबको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। उसके पसीने छूटने लगता है। वह भी धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए आगे चला जाता है और अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है। पर इतने घने जंगल में किसी को ढूंढना आसान नहीं है। चलते चलते फिरवान और मानो जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं और जैसा वेदर नहीं बताया था उन्हें वहीं दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, इतना घर अंधेरा कि वह दोनों और दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते। दूसरी तरफ सिख भी अकेले डरते डरते जंगल के काफी अंदर रह जाता है, जहां उसे मुश्किल से ही कुछ चीज दिखाई दे रही थी। फिर उसे झाड़ियां के हिलना की आवाज आई है। सब कहता है, मानव, विवान, ये तुम लोग ही होना? वो झाड़ियां की तरफ जाता है, यह सोचकर कि वो उसके दोस्त होंगे। फिर उसे विमान की एक झलक भी दिखाई देती है और वह जल्दी से उसके पास जाने के लिए थोड़ा भगत है। लेकिन जैसे ही वह उसे जगह पर पहुंचता है, अचानक पेड़ से उसके ऊपर कोई कूद जाता है। शुभ जोर से सीखना है और उसकी सीख जंगल में गूंजते लगती है, जो मानव और विमान को भी सुने देती है। विवाह कहाँ है? भागते हुए। और जैसे ही वो लोग शुभ के पास पहुंचने हैं, वह लोग देखते हैं कि बहुत ही भयानक पिशाच शुभ के ऊपर बैठा हुआ है। उसका चेहरा उन सभी पिशाचों से और भी ज्यादा भयानक था जो उन्होंने पिछली रात को देखा था, और उसके साथ की ऊंचाई और पिशाचों से भी ज्यादा थी। उसकी दोनों आंखें पत्थर जैसे दिखे रही थी। चेहरा कलुआ था। उसके दांत ऐसे थे कि एक बार किसी इंसान के शरीर में चले जाएं तो उसे क्या कर रख दे। शुभ रो जा रहा था और वह पिशाच उसका खून पीने की तैयारी में था। विवान के अंदर जितनी भी हिम्मत थी, वह उसे पिशाच का भयानक स्वरूप देखकर खत्म हो गई थी। वह किसी भयानक खूंखार जानवर से कम नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह जानवर भी नहीं था। उसे पेशाच के बड़े बड़े सिंग थे जो किसी भी इंसान की हथेलियों को निकाल कर रख दें। छोड़ दो उसे। पेशाच ने विमान की ओर देखा और सुख के ऊपर से उठ गया। सुबह जमीन पर रेंगते हुए विफान और मानव के पास पहुंच गया। पैसा आज ने कहा, तेरा ही शरीर चाहिए मुझे। उसे पेशाच की आवाज ऐसी थी, जो कोई एक बार उसकी आवाज सुन ले तो मरते दम तक उसे खौफनाक आवाज को भूल नहीं सकता। लेकिन यह तीनों दोस्त एक बात तो जान चुके थे कि चाहे वो यहाँ से बचकर निकाल भी जाएंगे, लेकिन यह खौफनाक मंजर उन्हें जिंदगी के आखिरी पल तक याद रहेगा। विवान ने कहा, मेरा शरीर क्यों आखिर मेरा शरीर चाहिए तुमको। पेशाब ने कहा, तुम देखने में ताकतवर नजर आता है, तेरा शरीर मेरी काली शक्तियों को धारण कर सकता है।
विवान ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझे पहले पकड़ना होगा ना। यह कहकर विवान वहां से जंगल से बाहर की तरफ भागने लगता है और पिशाच एक बार में ही छलांग मारकर उसके सामने ले जाता है। विवान इतना डर जाता है कि वह लाड़ खड़ा कर पीछे गिर जाता है। इस समय मानव और शुभ उसकी मदद करने के लिए ए ही रहे थे कि अचानक सबको एक दूसरा पिशाच उठा लेट है। मानव चिल्लाता है और उठ खड़ा होता है। वह पिशाच शुभ को उठाकर ले जाने लगता है कि तभी अचानक एक और पिशाच कर पहले वाले पिशाच से सबको छन लेट है और अब उन दो पिशाचों के बीच शोभा को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि दोनों ही पिशाचों को सबका शरीर चाहिए होता है। विवान देखा है कि पैसचू का बादशाह भी उनकी लड़ाई देख रहा था और उसे भागने का यही सही समय लगता है, इसलिए वह मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है और हम भी तेज रफ्तार से विवान का पीछा करता है। इधर पिशाचों की लड़ाई की वजह से सुबह ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो मानव पूछता है, सब तो ठीक तो है ना भाई? शुभ दर्द से कर रहा था। मानव उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन शुभ उठ नहीं पाता है। फिर मानव को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा है और उसे वही प्रेत अपने पीछे खड़ी मिलती है। प्रेत कहती है, तुम सबको मार के एक बार फिर मुझे शांति मिलेगी। तुम्हारा खून मेरे बदले की आग को ठंडा करेगा। मानव और शुभ घबरा जाते हैं और किसी तरह शुभ और मानव खड़े होकर वहां से गिरते पड़ने भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुभ वापस से नीचे गिर पड़ता है और मानव को इस बात का होश नहीं रहता, इसलिए वह भगत जाता है और इधर सब के ऊपर वह प्रियता कर बैठ जाती है। उधर दूसरी तरफ विवान पीना रुक भगत जाता है। उसे किसी भी तरह पिशाच को जंगल के बाहर ले जाना था और उसके पीछे पिशाच भी बड़ी तेजी से भाग रहा था और एक बार फिर से उसके आगे आ जाता है, लेकिन विवान भी रुकता नहीं है। पिशाच के आगे आने पर वो दूसरी दिशा में भागने लगता है और पिशाच वापस उसका पीछा करता है। जैसे जैसे विवान आगे बढ़ रहा था, जंगल में रोशनी बढ़ रही थी क्योंकि वह रोशन डर जगह की तरफ बढ़ते जा रहा था। इसी के साथ पिशाच की गति भी कम होती जा रही थी। ये देखकर विवान भी रुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि इससे आगे वो पैसा आज उसका पीछा नहीं करेगा। विवान आसमान की तरफ देखा है। मुझे पेड़ों के बीच थोड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा था। विवान समझ जाता है कि जब दोपहर को सूरज सर के ऊपर होगा तब उसे जगह पर रोशनी जरूर आएगी। विवान पिशाच की ओर मुड़ता है और जैसे ही वह मुड़ता है, पेशाब से धक्का मारकर जमीन पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर बैठ जाता है। दूसरी की तरफ मानव भी भागते हुए आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे शुभ का ख्याल आता है वो रुक जाता है। मानव कहता है, यह क्या मैंने सबको अकेला छोड़ दिया? नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मानव वापस से शुभ के पास जान लगता है। इधर विवान की जान खतरे में होती है। पिशाच कहता है, अब मुझे तेरे शरीर में आने से कोई नहीं रोक सकता। विमान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक पिशाच के आगे किसी आम आदमी का टेकपन कब तक मुमकिन है? पिशाच विवाह के गले को काटने की कोशिश करता है, लेकिन विवान उसके गले हुए खौफनाक चेहरे को पढ़ते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे पेशाब के नुकीले दांत उसके गार्डन के करीब आ रहे थे, भगवान की उम्मीद कम होती जा रही थी। भगवान कहता है, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। यह सुनकर पिशाच को बहुत गुस्सा आता है और वह विवान का सर दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे विवान को बहुत दर्द होता है और उसे चक्कर आने लगता है। भगवान इस बाल बेहोश हो जाता है। अभ्यास आज उसकी गार्डन की तरफ देखा है और उसके गार्डन में अपने दांत घुसा देता है। उधर प्रेरित जो सबके ऊपर बैठी हुई थी, वह अपना बड़ा सा मुख बोलती है
और सब उसके गंदे और नुकीले दांत देखकर कैंप जाता है। प्रेत सीधे सबके पूरे चेहरे को अपने मुंह में दलेटी है। दूसरी तरफ मानव जो सुख की तरफ जा रहा था, उसे रास्ते में ही सारे पेश कर लेते हैं। माना उनसे विनती करता है, प्लीज मुझे जान दो, मुझे मत मारो तुम लोग। मानव लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है और सारे पिशाच एक साथ उसे पर हमला करने वाले होते हैं। इधर पर सर्च जो विवान के गार्डन से खून पीकर उसके शरीर में प्रवेश करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कर पाता, ठीक विमान के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ती है और सूरज की तरफ देखा है। इस समय विवाद को भी थोड़ा होश बताता है और वह सूरज की रोशनी देखकर मुस्कुराता है। पिशाच विमान से दूर हटे ही वाला होता है कि विमान पिशाच की गार्डन पकड़ लेट है ताकि सूरज की रोशनी से वो बैक कर ना जा पे। इससे पहले के पिशाच अपनी शक्तियों का उपयोग करता और उसे पर सूरज की रोशनी पड़ जाती है और वो चखने चिल्लाने लगता है। पैसा अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता और देखते ही देखते सूरज की रोशनी से भस्म करने लगती है। विमान उसे दूर है जाता है, लेकिन सर में लगी चोट की वजह से उसे वापस चक्कर आने लगता है। ये सच उसके सामने झलकर खाक हो जाता है और इसी के साथ जो पिशाच मानव पर हमला करने वाले थे, उनकी शक्तियां भी महाप्रसज के खत्म होने से खत्म हो जाती है। मानव देखा है कि एक एक करके वह सारे पिशाच भी खत्म होने लगता है। दूसरी तरफ वो प्रेत जो सुबह को कच्छ चबाने ही वाली थी, वह भी गायब हो जाती है, लेकिन उसके दांतों से सबके चेहरे पर बहुत चोट आई है। पिशाचों के जान के बाद मानव तुरंत सुख के पास भागते हुए आता है और देखा है कि शुभ सदमे में जमीन पर पड़ा हुआ है। मानव उसे अपने होश में लाता है और शुभ रोटी हुए उसे गले लगा लेट है। इसके बाद दोनों जंगल के बाहर ए रहे होते हैं कि उनकी नजर बेहोश पड़े हुए विवान पर जाती है, जो पिशाच के जलने के बाद वापस बेहोश हो गया था। मानव और शुभ विवाह को लेकर जंगल से बाहर आते हैं। इसके बाद जब विवान की आंखें खोल है तो वो खुद को अपने घर पे पाता है और तुरंत उठकर बैठ जाता है। वह अपने आसपास देखा है कि वह अपने कमरे में बैठा है और बिल्कुल ठीक है। विवान जानता था कि वह सब सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जिसके बड़े में अगर उसने किसी को भी बताया तो वह उसे झूठ और विवान को पागल समझेंगे। विवान अपने कमरे में बैठे हुए उन्हें खौफनाक पलों को याद कर रहा था जो उसने उसे गांव में बीते और कसम खाई फिर से कभी नकारात्मक शक्ति का वह मजाक नहीं उड़ेगा। दोस्तों, आई होप आपको यह दूसरा पार्ट जरूर पसंद आया होगा और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म होती है। प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अभी तक सिर्फ कहानी सुनकर चले जाते हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी डरावनी कहानी लाता रहूं। तो नेक्स्ट स्टोरी में लॉन्ग डाकिनी पर, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक और मजेदार होने वाली है, तो आप लोग भूलना जो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिले तो आप लोगों से पहले सुन सको। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।